अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दस्तक में मैं हूं आपका होस्ट मंसूर खान। नाज़रीन, आज की असम्बली की कार्रवाई बड़ी वाज़ेह थी और उसमें जिस किस्म के हालात हमने देखे यकीनन मुश्किल तरीन हालात हैं या मुल्क की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसकी बड़ी हद तक जो है वो आकाश है। यकीनन पाकिस्तान जो है वो बेतहाशा किस्म की मुश्किलात का शिकार है। मतलब दाखिली सतह पर जो मुश्किलात हैं वो अपनी जगह मौजूद है, खारजी सतह पर जो है वो बेतहाशा ऐसे महाज हैं कि जिस पर पाकिस्तान नंबर आजमा है। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालिया होने वाली दहशतगर्दी है, कल होने वाला कराची स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमला था कराची में, यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान था इन मुश्किल तरीन हालात में, जबकि आप कोविड से लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ LOC पे जो है वो अपनी जगह एक चपकलिश मौजूद है जो मुसलसल चल रही है। और उसके साथ साथ जो है वो इस किस्म की दाखिली सूरत हाल, अगर इस किस्म की पुरतशद्दुद वाक़यात होना शुरू हो जाएँ जिसकी बड़ी वाज़े जो है वो यकीनन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी इसका आदा बड़े वाज़े अल्फाज में किया कि भारत जो है वो इसमें बराह रास्त इन्वॉल्व है। और इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि बेतहाशा चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप इंटरलिंक करें तो बड़ा वाज़े हो जाता है। क्योंकि जिस तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल करी है लिबरेशन आर्मी, इसका बड़ा वाज़े अमल दखल जो है वो आपको भारत में दिखता है। ना सिर्फ भारत में दिखता है बल्कि एक नेक्सस जो है वो देखा जाता है कि दुनिया भर से किस तरीके से इस किस्म के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो कैसे ऑपरेट किए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान यकीनन इन मुश्किल तरीन हालात में से गुजर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अहम मसला है, वो है पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम, जिसके बगैर नहीं तसव्वुर किया जा सकता कि ये हालात जो है वो बेहतर किए जा सकते हैं। यकीनन सियासी कंसेंसस जो है वो बुनियादी ज़रूरत है इन तमाम तरह हालात से निकलने के लिए। होने वाली डिसीजन मेकिंग के हवाले से यकीनन सियासी जो इस्तेकाम है वो अपनी जगह ज़रूरत का हामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एक मुफस्सिल तकरीर करी और बेतहाशा चीज़ों पर जो है वो उन्होंने रोशनी डाली। लेकिन और जो सबसे बुनियादी उसमें सवाल पैदा होता है, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तरफ से जिस चीज़ को बड़ा वाज़े हाईलाइट किया गया, जिस पर जोर दिया गया, वो था लफ्ज़ इस्लाहात। जो इस्लाहात के दावे जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान या PTI की हुकूमत की जानिब से हम देखते हैं प्री इलेक्शन कैंपेन से जो है वो किए जा रहे हैं। यकीनन जिन चीज़ों को बुनियाद बनाया जाता है, या PTI का जो बयानिया था एंटी करप्शन की ड्राइव के हवाले से, जो PTI के आप कह सकते हैं कि जो बयानिया था या वो जो लफाजी थी, वो आज तक जो है वो लफाजी से ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब माजी में भी हमने पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ़ किस्म के एहतसाब के अमल देखे, लेकिन वो बड़े देरपा होते थे और उसमें कम अज़ कम ये ज़रूर नज़र आता था कि जिन लीडरान की निशानदेही करी जाती थी, चाहे वो सियासी जो है वो चपकलिश का नतीजा हो, लेकिन उसमें जो है वो देरीना जो है वो जेलें काटी गई सियासी रहनुमाओं की जानिब से। लेकिन अभी हालिया वाक़यात में हमने देखा कि यकीनन इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की गई और बहुत ज़्यादा बुलंदबाला दावे किए गए, लेकिन कोई खातिर खा नताइज जो है वो बरामद नहीं हुए। बुनियादी मसला ये है कि वो इस्लाहात जिसका आज तसव्वुर किया जा रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान 2 साल बाद कम से कम ये बताएंगे कि किस किस्म की, कैसी और किस नौयत की इस्लाहात जो है वो तजवीज़ की गई है या क्या लाएमल है मुस्तकबिल का, उसके बजाय जो है वो आज भी जो है इसकी ज़रूरत पर जोर दिया गया कि इस्लाहात होनी चाहिए इदारों में जो, या निज़ाम में जो है वो बेहतरी लाने के लिए जो है ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत यकीनन जो है वो सबको पता है कि ज़रूरत है, लेकिन इसमें किस तरीके से, कैसे और कब तब्दीली लाई जाएगी, ये था मसला जिस पे किसी किस्म की कोई बात जो है वो हमारे सामने नहीं आई है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर रमेश कुमार। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सेनेटर ताज हैदर ने, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करेंगे डॉक्टर निसार चीमा साहब। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, PTI के हवाले से जब बात की जाती है तो एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा थी, एक आम पाकिस्तानी से लेके आप किसी भी हल्के में चले जाएं। लेकिन आज भी सूरत हाल जो है वो जूं की तू है कि इस्लाहात जो है वो नागुज़ीर हैं, लेकिन वो कब होंगी, कैसे होंगी, क्या लाएमल है, वो प्लान नहीं हमारे सामने आता। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ताज हैदर साहब भी पुराने हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, चीमा साहब भी मेरे भाई हैं। इस्लाहात ले आना इतना इजी नहीं है कि आप कहें कि आज एक दिन में हो जाएंगे। पहले आपको उन सारी गलतियों की निशानदेही करनी पड़ती है। निशानदेही करने के बाद जो है उन चीज़ों को आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है। और इत्फाकन से पाकिस्तान के अंदर जितने भी इदारे हैं, इवन छोटी मिनिस्ट्री से लेके बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर एक कोई भी ऐसा छोटा इदारा नहीं होगा जहाँ पे 8-10 इंडिपेंडेंट इदारे नहीं हो। किसी में अगर आप हेल्थ को लेके जाएं तो उसके अंदर भी कोई 16 के करीब जो है वो मुख्तलिफ सिस्टम है जो चलते हैं। इस तरीके से हर मिनिस्ट्री के अंदर वो है।
उन सारे जगहों के उनके अखराजात, उनकी प्रोग्रामिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उन सारी चीज़ों को देखना, क्योंकि माजी में इन चीज़ों को फोकस नहीं किया गया है। इस वक्त इन चीज़ों को फोकस करने का जोर दिया गया है कि जब तक दो चीज़ें होती हैं अपने घर चलाने के लिए, एक कि आप अपनी इनकम बढ़ाओ और दूसरा आप अपने अखराजात को जो नेचुरल लेवल पे अखराजात हैं वहाँ पे लेके आओ कि आप उन अखराजात को मिसयूज़ नहीं हो। माजी के अंदर नहीं आपकी इनकम बढ़ी और नहीं आपके अखराजात कम हुए, और हुआ क्या, इवन और लीकेज होती थी, लॉसेस बढ़ते थे। आप अगर 2008 में अगर चले जाएं, यही पाकिस्तान स्टील मिल थी, उसके अंदर रिजर्व था। 5 साल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है, वो इदारा लाश पे चला जाता है। 2015 में पीएमएलएन आके उसको बंद कर देती है, जबकि पीएमएलएन का मैनिफेस्टो था कि हम दहशतगर्दी खत्म करेंगे, हम इदारों को रिफॉर्म करेंगे, हम इदारों को प्राइवेटाइज करेंगे, मगर फिर कंप्रोमाइज पे चली गई चीजें और नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, यहाँ पर भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यही सारी सूरत हाल आज भी नजर आती है। 2 साल बाद एटलीस्ट आप कोई लाएमल तो देंगे ना मुस्तकबिल का, या अभी भी जो है वो इसकी जरूरत पे जोर दिया जाएगा? मंसूर, मैं समझता हूं कि इस वक्त जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर टास्क फोर्स बनी हुई है, फाइनेंस से लेके छोटे से लेके बड़े इदारों तक, उन टास्क फोर्स ने सारी प्रोग्रामिंग दे दी है कि यहाँ पे फॉल्ट थे, इन इदारों को इस तरीके से आपको फॉल्ट दूर करना पड़ेगा। हर जगह पे वो रिफॉर्म कर रहा है और ये साल उन इदारों के रिफॉर्म का है। आप देखेंगे कि इस वक्त जो बार बार ये कहते हैं ना कि आपके टारगेट पूरे नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, आपके लाइन लॉसेस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर दिन ब दिन आपके कम हो रहे हैं, दिन ब दिन आपके कम हो रहे हैं। आपके वो इदारे जो आपको खाते थे, उन इदारों को जो है या बंद किया जा रहा है, या उन इदारों को लेवल पे लेके जाया जा रहा है, या उन इदारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। यही तरीकेकार होता है। ऐसे तो नहीं है ना मुफ्त की चीज सबके बांट के और बांट दें कि हमारे पास खरीदार भी नहीं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, और साथ में जब अपोजिशन का काम रिफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए इसलिए नहीं है, अपोजिशन का काम अपने केसेस को डिफेंड करना होता है। इस्तेहकाम था जो इस वक्त हुकूमत की जिम्मेदारी थी, वो हमें कहीं नहीं दिखा। डॉक्टर ताज हैदर साहब, कैसे आप इस जो तजिया इस वक्त डॉक्टर रमेश कुमार कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं कि ये जो है वो सिलसिलावार बेहतर होगा, जबकि हमारी समझ में जो आता है या जो इमरानी साइंस कहती है वो तो ये कहती है कि जिस बयानी को आप लेके चले थे, लोगों के रवैये में बेहतरी ला के आप सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं अगर आपको इस निज़ाम को बेहतर करना है। देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि रोज ही बयान बदलते हैं। एक दिन कोई चीज कही जाती है, दूसरे दिन उसकी उल्टी कही जाती है। लेकिन रमेश भाई हमारे साथ हैं, हमारे थरपार करके ही हैं, उन्हें पता है सारा कि जो करप्शन है वो जड़ों तक है। ऐसी और आप 8 या 9 लोगों को टारगेट करके और उन पे केस बना के जो आप साबित भी नहीं कर सकते, आप समझते हैं कि इस मसले का हल हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है, ये सिर्फ सियासी इंतकाम है। हम किस तरीके से आम आदमी जो है, जो कि थाने में जा रहा है या जो कि किसी सरकारी दफ्तर में जा रहा है और जो दाखिल नहीं हो सकता उसके अंदर बगैर मुट्ठी गर्म किए हुए, वो इससे सफ़र कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को समझा जाए और कोई हिकमत अमली बनाई जाए कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सेनेटर साहब, सबसे बुनियादी सवाल ये नहीं है कि जिस किस्म के सियासी हालात है, जो आपका सियासी इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, वो डिस्क्रेडिट होता जा रहा है, लोग सियासी अमल से लाताल्लुक होते चले जा रहे हैं तमाम तर हालात की रोशनी में। सियासत एक सुपर स्ट्रक्चर होती है, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है इकोनॉमिक्स के। और जैसे रमेश कह रहे थे कि हाँ इनकम बढ़ानी है और अखराजात कम करने हैं, ये बुनियादी चीज़ है। जेब में पैसे होते हैं तो अकल भी आ जाती है। बड़ी बात यह है कि इसको एक जो प्रॉब्लम ये लीकेज हो रही है, इसको कैसे ठीक किया जाए, और ये नीचे तक लीकेज हो रही है, और उसके लिए हमें इंटरनल कंट्रोल्स को मजबूत करना होगा कि जो एक ऑडिटर जनरल का काम है या इंटरनल ऑडिट है महकमे का, और इंस्पेक्शन है, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन को मजबूत करना होगा। और उसमें कुछ ढंग के लोग लाने होंगे कि जो खुल के कहें कि साहब यहाँ ये गलत, और हर जगह ऑडिट होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो इसमें ऐसी क्या बात है कि सरकारी इदारों में भी पहले होता था, अब उसको जो है खत्म,
फिर एक ये कंप्लेंट रिड्रेसल कि हाँ अगर किसी शहरी की कोई शिकायत है तो आप एक शफाफ तरीक़ाकार उस शिकायत को दूर करने या करें। बजाय इसके कि ताज अफजल साहब, बड़ी माजरत, लेकिन ये सब तो हमने पाकिस्तान में देखा कि होता है, लेकिन एक हुकूमत जाने के बाद शुरू होता है और कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होता है। नहीं, जो आपने बनाया हुआ है एक गिलास हाउस वहाँ पे नैब का, जो कि कोई आपको सर्विस नहीं दे रहा, उसकी जगह काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्रेटेरिएट है वो बना देते। और बाकी चीजें ये हैं कि अच्छा वैसे भी जो करप्शन का खात्मा है वो फेडरल का काम नहीं है, फेडरेशन का काम नहीं है। फेडरेशन अपने महकमों से खत्म करे, सूबे अपने महकमों से खत्म करें, लेकिन एक सिस्टम ऐसा बन जाए जैसा कि मैंने कहा, ऑडिट का, इंस्पेक्शन का, कंप्लेंट के रिड्रेसल का, कि जिससे शहरी जो है वो कुछ रिलीफ हासिल कर सके, तो फिर आप इसको ठीक कर सकते हैं। करप्शन एक बहुत बड़ा मसला है, उसको सियासी नारेबाजी के अंदर आप लेकिन यहाँ तो ताज अफजल साहब सियासी नारेबाजी से बढ़ के हमने नहीं देखा। रिफॉर्म्स की, जिन रिफॉर्म्स की बात की जाती थी उसका कोई जो है अमली नमूना ताहाल सामने नहीं आ सका है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपके ख्याल में क्या सूरत हाल बनती नजर आ रही है आज के मौजूदा हालात में? आज भी रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन की जानिब से जो है वो बरमला इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि आइंदा आने वाला तूफान जो है वो महंगाई का है, और जो सूरत हाल है हुकूमत जाने की बातें की जाती हैं। मंसूर साहब देखें, आप रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे। रिफॉर्म कोई हुकूमत लाना चाहे, कोई सिस्टम ठीक करना चाहे, किसी अदारे में, किसी महकमे में, किसी वजारत में कोई इम्प्रूवमेंट लाना चाहे, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि विजन हो, पॉलिटिकल विल और डिटर्मिनेशन हो, और कैपेसिटी हो। बदकिस्मती से ये सारी जो प्री रेक्विजिट्स हैं, ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये बीट नहीं हो रही। ये जो है ये इस वक्त ये जो हुक्मरान हैं उनमें ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही। देखिए, चंद रोज़ पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से वैसे एक हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में ने हुकूमत की परफॉर्मेंस के बारे में 3 चीज़ें बड़ी हाईलाइट की जी। पहली बात ये कि हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, यानी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अंदाज़ा करें। दूसरी क्या थी? दूसरा उन्होंने कहा कि हुकूमत को पता ही नहीं है कि क्या करना है, मतलब ये है कि कोई डायरेक्शन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। और तीसरी बात ये है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने कहा कि ये इनमें अहलियत ही नहीं है कोई फैसला करने की, और फैसला नहीं कर पा रहे। मतलब ये है कि ना कोई विजन है, ना डायरेक्शन है, ना कैपेसिटी है। तो इनसे आप तवक्को करेंगे, ये अगर हम इनसे तवक्को करें कि बड़ी तब्दीली लाएंगे, तो वो मैं वही शेर याद आता है कि तुम कौन से वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। 2 साल में तो हमने देख लिया है। और दूसरा, मंसूर साहब, एक बड़ी आपने खूबसूरत बात की, इमरानी रवैयों की बात की। अगर आपके ज़हन में ये था वो सोशल बिहेवियर, सोशल वो निसार चीमा साहब इसलिए कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब इलेक्शन कैंपेन में गुफ्तगू करते थे बहुत ज्यादा सोशल कॉन्टेस्ट में करते थे। मेरी गुजारिश सुन लें। अगर आपके ज़हन में वही है, इमरानी रवैये जो बदलने की जरूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इस पे फिट आती है ये इस्तेलाह, इमरानी रवैये, इमरान खान का रवैया जो बदलने की भी बड़ी जरूरत है। देखें, ये पहले दिन से ही ये ऐसी तंग नजरी का इन्होंने मुजाहरा किया है। देखिए, हुक्मरानों का काम होता है, अब तक ये कंटेनर से नहीं उतरे, अब तक ये कि अपने आप को अपोजिशन लीडर समझते हैं शायद। आज भी देखिए, अंदाजा कर लें कि नेशनल असेंबली में आके क्या एक कौमी रहनुमा का और एक वज़ीर आज़म को ये कोई रेप देता है कि किसी ये कि एक कौमी रहनुमा की नकलें उतार रहा है? बिलावल भुट्टो साहब की वो नकलें उतार रहे थे, किस कदर अफसोसनाक और अनग्रेसफुल। ये कोई एक बावकार लीडर ऐसे कर सकता है? दूसरी बात यह है कि पहले दिन से इन्होंने अपोजिशन की क़यादत को साथ लेके चलने की कोशिश ही नहीं की। ये बुनियादी सवाल है। चीमा साहब, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद डॉक्टर रमेश कुमार से ये पूछेंगे कि जिनकी बुनियादी जरूरत थी सियासी रवैयों में तब्दीली की, वो ताहाल हमने नहीं देखा। आज अगर शिकवा किया जा रहा है कि अपोजिशन ने तकरीर नहीं की करने दी गुज़िश्ता 2 साल में, तो उसके यकीनन उसके और भी पहलू हैं, उसके और भी जिम्मेदारान हैं। इस पर बात करते हैं, मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे सियासी रवैयों के हवाले से, जिसका जो है बड़ा वाज़ेह खला जो है वो हमें दिखता है, और आज के ऐवानों में जो सूरत हाल रही वो भी सबके सामने है। डॉक्टर रमेश कुमार, क्या कैसे देखते हैं रवैयों की तब्दीली के बगैर? आप समझते हैं कि मुल्क में इस्लाहात लाई जा सकती हैं, मुल्क में निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है? आज जो अली जैदी साहब की गुफ्तगू थी, इसके लिए इसकी ज़रूरत थी आपके ख्याल में? ऐवान में यकीनन रिएक्शन भी ऐसे ही आएगा जब आप सवाल ऐसा करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं आपको टीवी पे देख रहा हूँ, मेरे पास आपकी लाइन डिस्कनेक्टेड है। जी, मुझे आपका फ़ोन लाइन डिस्कनेक्टेड है, मैंने टीवी पे आपका क्वेश्चन सुन लिया। बात यह है कि हकीकत से क्यों घबराते हैं? हकीकत से घबराना नहीं चाहिए, जो हकीकत है उसको आप एक्सेप्ट करें। डॉक्टर साहब, हकीकत बिल्कुल एक्सेप्ट करें, आपकी जिम्मेदारी है ऐवान में आके ये तकरीर करना है या निजाम को बेहतर बनाकर अगर कोई मुजरिम है तो उनको कैफियत किरदार तक पहुंचाएं। जो भी हुक्मरान हो, चाहे आज हमारे साथ इस पार्टी में बैठे हैं या और किसी पार्टी में बैठे हैं, जिन जिन से जो जो गलतियां हुई हैं उनको एक्सेप्ट करें। और कफारा भी ये होता है, खुदा तो देख रहा है ना, खुदा देख रहा है कि भाई हमसे क्या गलतियां हुई हैं, तो उन गलतियों को आप अगर मानेंगे तब भी आप रिड्रेसल की तरफ जाएंगे। तो अली जैदी ने आज जो चिट्ठा दिखाया वो जेआईटी की रिपोर्ट थी। उस जेआईटी की रिपोर्ट को और वहां पे जो कुछ होता था, ताज हैदर साहब उन चीजों को डिफेंड नहीं करेंगे। मगर अगर आप और किसी पीपुल्स पार्टी के ऐसे बंदे को लेके आओगे जो बिल्कुल समझेगा कि मुझे वो डिफेंड करना है। हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? हुकूमत की जिम्मेदारी है अगर निजाम में कोई खराबी है तो उसको बेहतर करके, अगर कुछ मुजरिम है तो उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए, ना कि ऐवान में खड़े होकर तकरीर की जाए और ऐवान को मछली बाजार में तब्दील कर दिया जाए। एक काम होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मैंडेट है। जेआईटी की रिपोर्ट पीटीआई की तरफ से उसको फॉलो किया गया, कोर्ट के अंदर किया गया, उसके बावजूद भी अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करेगी तो फेडरल गवर्नमेंट का वहां पे इख्तियार नहीं होता है। मगर उन्होंने आके आज असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट पाकिस्तान के इदारों ने बनाई है, सिंध गवर्नमेंट की सुपरविजन में बनी है, वो आके सामने हो गई कि भाई ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट से आप कैसे डिनाई करेंगे। मुझे ये बताएं कि आज जैसे हम कराची में रहते हैं, माजी में जितने भी कराची के अंदर हलाकतें होती थी, मर्डर होते थे, सबको पता नहीं है कि कौन कौन करता था। मगर जब नून लीग की गवर्नमेंट आई, चौधरी निसार की कमिटमेंट थी कि मैं अमन लेके आऊंगा। 2 महीने के बाद कराची पहुंच गया मियां साहब को लेके, कहा कि ये मुझे ख़त्म करनी है। आप किन चीज़ों को आप डिफेंड करोगे? अगर कहीं पे करप्शन है तो आज उन चीज़ों को आप छुपा नहीं सकते। कहीं पे अगर आपसे गलत काम हुआ है उनको छुपा नहीं सकते। चाहे आज अगर इस गवर्नमेंट के अंदर भी कोई गलत काम होगा तो भी छुपेगा नहीं। तो कम से कम आज मीडिया का तवज्जुह है, आवाम की अवेयरनेस है और लीडरशिप से ये चीज़ें सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान को अब राइट ट्रैक के ऊपर जाना है। अब राइट ट्रैक के ऊपर जाने के लिए जो जो पार्लियामेंटेरियन, जो जो करता धरता, जो माजी में रहे या जो आज है, अगर वो अपना पॉजिटिव रोल इख्तियार करेंगे तो मैं समझता हूँ वो इस जन्म में भी पॉजिटिव रोल इख्तियार करेंगे। किस बुनियाद पे करेंगे? जब तक आप अपोजिशन के साथ बैठेंगे नहीं, इस रवैये में बेहतरी लाएंगे नहीं, कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस सिलसिले को आप आगे लेके चलेंगे? अपोजिशन की तरफ से अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आके प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करे कि ये कोविड है, ये हमारे लिए अजाब है, ये -1 है, तो कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? मैं आज भी कहता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कहें कि लिबरल करप्ट है। रेस्पेक्ट करनी चाहिए, मगर सामने पीपुल्स पार्टी के लीडरशिप को, प्राइम मिनिस्टर की रेस्पेक्ट करनी, रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट के साथ चीजें बढ़ेंगी। इतने दिन इजलास चला, मगर जब भी कादर पटेल की तरफ से बात आती थी तो लाजमी मुराद सही जवाब देगा। तो ये रेसिप्रोकल चीजें आएंगी। मगर लीडर ऑफ अपोजिशन खुद भी अगर ऐसी बात करे, बिलावल साहब ने जो बातें की, मुझे बहुत रेस्पेक्ट है मोहतरमा के औलाद की वजह से, मगर मुझे ये बताएं, हॉस्पिटलों के हवाले से बात मैं छीनने नहीं दूंगा। भाई किसने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया है, आपने किया है।
आप किस किस चीजों के ऊपर, या आज जो बात हो रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, भाई सिंध के अंदर अगर गुलाम नबी मेहमद जैसा सीसीपीओ बैठा हुआ है तो आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर की शुरुआत ही उधर से की कि मेरे बहादुर सिपाहियों की वजह से ये लॉसेस कम हुआ और 8 मिनट के अंदर जो है रेस्पॉन्स दिया गया। ये हमारी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हम ये चीजें समझते हैं। राजेंद्र साहब, किस हद तक मुतमईन है आप ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ये सियासी जमातें पूरी कर रही हैं? ऐवान में जो कुछ हो रहा है वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल है। नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ रमेश भाई की बात सुन कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को सामने ला रहे हैं कि जो एक मुजरिम ने कही है और उनके ऊपर आप। राजेंद्र साहब थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी चीजों को आप बुनियाद बना रहे हैं जो एक कातिल ने और क्रिमिनल ने कही है, और जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे उनके लिए कही है, उनको आप कह रहे हैं कि हकीकत ये है। हकीकत क्या है ये अदालत देखेगी, और ये हम देखते रहे कि अदालतों में क्या हुआ है। तो ये रमेश भाई को ये बातें जेब नहीं देती। दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि नवीद कमर पहली दफा मुंतखब नहीं हुए, मेरे ख्याल से 6-7 दफा मुंतखब हो चुके हैं। 30-35 साल उन्होंने पार्लियामेंट में गुजारे हैं। कभी एक वाकया ऐसा नहीं हुआ है कि नवीद कमर ने अपनी आवाज बुलंद की, और वो हमारे इंतहाई महज़ब पार्लियामेंटेरियंस के अंदर उनका शुमार होता है। अगर उनको इस लेवल तक आप पहुंचा देते हैं और इस तरीके से प्रोवोक करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से ये बात मुनासिब नहीं है। और एक जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है एक जमात ने कि हर एक की पगड़ी उछालनी और हर एक की बेइज्जती करनी, मेरे ख्याल से ये इससे एक महज़ब सियासी कल्चर नहीं बनता है। तो इसमें एहतियात की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से मैं रमेश भाई से कह रहा हूँ कि हम आप यहाँ साथ रहते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, तो मेरे ख्याल से हमें कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि जो इस फिजा को और ज़्यादा ख़राब करे और इस झगड़े को और ज़्यादा बढ़ाए। जो मसाइल है वो हमारा साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जो मसाइल है वो साहब मैं आपसे एग्री करता हूं कि माहौल को बेहतर बनाना चाहिए, माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए, मगर ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूं कि माजी में जहां जहां पे गलतियां हुई हैं उन गलतियों को भी माने, वहां पे रियलिस्टिक बने। मैं ये नवीद कमर साहब के सुझाने तो बस नवीद कमर की आज भी रेस्पेक्ट है, कल भी रेस्पेक्ट थी। बस तो छोड़िए बात को फिर कि आप तो जाहिर है कि आपके दोस्त हैं, वो आज से थोड़ी हैं, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके साथ लगती है। तो इसमें हमें सबको साथ बैठ के करना है। तो थोड़ी सी आपसे गुजारिश यही करूँगा कि एहतियात करें और जो बड़े खतरे हैं हमारे सामने, जिस तरीके से यहाँ पे हमला हुआ है, उन पे देखें कि भाई उनको कैसे हैंडल किया जाए और उनको कैसे ठीक किया जाए। हमें और आपको ये लोग आए हैं सियासत में, चले जाएंगे जैसे भी होगा, हम तो यहाँ रहते हैं और हमें साथ रहना है और सदियों से हम साथ रह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे निसार चीमा साहब, लेकिन इस जो रवैये हैं यकीनन आज बहुत महज़ब गुफ्तगू भी हो रही है, बहुत महज़ब तरीक़ेकार भी जो है वो अपनाया गया है, एक दूसरे की चीज़ों को जो है वो एडमिट किया जा रहा है। लेकिन ऐवान में हम देखते हैं गाय बगाए जो है वो जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, आपका जो सियासी कल्चर था वो मुसलसल डिक्लाइन की तरफ है। मंसूर साहब, मैं समझता हूँ बड़ी बदकिस्मती की बात है कि PTI ने ये डिस्क्रेडिट इसी को जाता है कि इसने जिस तरह का कल्चर हमारे यहाँ सियासत में इस तरह को कल्चर को ज़ाहिर आलूद कर दिया, जिस तरह कल्चर को इस तरह आलूदा कर दिया है और गालिम गलोच के ज़रिए। देखें, बात यह है कि इसमें बड़े अच्छे शरफा लोग भी हैं, बड़े कल्चर, बड़े महज़ब। देखें, डॉक्टर रमेश कुमार उसकी एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, बात यह है कि लेकिन ज़रा गौर करें कि बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ट्रेजरी बेंचेस की जिम्मेदारी होती है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि ऐवान का माहौल भी ठीक रखें और अपोजिशन को साथ लेके चलें। देखें, एक बजट पे बात हो रही है, ये अली ज़ादी ने जो कुछ भी कहा, ये फरमा रहे थे वो डॉक्टर रमेश कुमार से, उन्होंने आईना दिखाया, कच्चा चटा खोला। ये बताइए
कि आपके पास तो बेशुमार मौके हैं। आप ये है कि ये 2 साल से ये काम कर रहे हैं, क्या आज बजट सेशन में इसकी कोई गुंजाइश थी माहौल को ख़राब करने की? क्या ये कि इसकी कोई किसी किस्म की कोई गुंजाइश बनती है कि आप वहाँ ये है कि GIT की रिपोर्ट लेकर आप पेश कर दें और ये है कि लोगों को मुजरम बना के पेश करें? आप बाहर जाके जो चाहें करें, लेकिन माहौल ऐवान का माहौल जो है, जो बजट सेशन का चल रहा है, आज आखिरी दिन है, आपने बजट पास करवाना है, बजट भी आपने पास करवा लिया, उसका आखिरी जो थे कुछ इतनी चीज़ें जो रह गई वो आपने पास करवानी थी। क्या माहौल को ख़राब करना ज़रूरी था? और वज़ीर आज़म साहब ने आज के असले मामूल देखें, वो फराक दिली का मुजाहरा नहीं कर सके, बदकिस्मती से वही वो तंग नजरी और इंतकामी ज़हनियत से बाहर नहीं आ सके। तो आज भी उन्होंने एक तरफ बिलावल साहब की रकलें उतारी, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ को ये है कि इस तरह उसके बारे में इस तरह की वो ये बड़ा बुनियादी सवाल है चीमा साहब के माहौल को साजगार बनाए बगैर जो है वो आप इन मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला कैसे करेंगे? एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम कर रहे थे सियासी सूरत हाल पे गुफ्तगू, और जिस किस्म का सियासी माहौल बिलखुसूस पाकिस्तान में बन चुका है, एक बड़ा वाज़े महसूस होता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इस तमाम तर जो सियासी कल्चर है इससे लाताल्लुक़ होते चले जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से आज जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, जो गुफ्तगू की गई, उसमें बड़ा वाज़े जो है जिन खदशात का इज़हार किया गया, उसमें इदारों के खसारे का भी जिक्र किया गया, उसमें माफियाज का भी जिक्र किया गया, उसमें तब्दीली का भी जिक्र किया गया। ये तमाम वो चीज़ें हैं यकीनन जो आज पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में जो है वो डाल चुकी हैं। रमेश कुमार साहब, कहाँ से इब्तिदा होगी, कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ेगा? तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, वादे वईद बहुत ज़्यादा थे। देखिए, मैं समझता हूँ एक्सपेक्टेशन आवाम को पहले भी थी, आज भी है, और आवाम का एतमाद भी आज है। इसमें कोई शक नहीं है कि आवाम इन चीज़ों को लाइक नहीं करते कि चाहे टीवी हो चाहे पार्लियामेंट हो, अगर सीरियस गुफ्तगू नहीं होती है, बहस मुआसा होता है, बदतमीज़ी होती है, तो वहाँ पे टीवी चैनल भी चेंज किया जाता है कि हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। मगर उसका कसूर आप किसी एक को ऊपर नहीं दे सकते हैं, उसका कसूर आप ज़्यादातर सियासतदानों को दे सकते हैं, स्पेशली सीनियर सियासतदानों को, क्योंकि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सियासत जिसका नाम तमीज़ है, जिसका नाम तहज़ीब है, जिसका नाम इबादत है, कम से कम वो माहौल को जो है वो बनाए। एक उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं होती है, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, स्पेशली हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो सीनियर सियासतदान है। आज अभी हम तीनों सीनियर बैठे हैं, आप देखें कैसी गुफ्तगू है। मगर बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन बुनियादी जरूरत तो यकीनन ये जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पर आयद होती है। तो फिर ये माहौल आपका, मैं नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आयद होती है और ये सबका फ़र्ज़ है। देखें, और दूसरा मैं आपको बताऊँ, अगर अवाम का एहसास प्राइम मिनिस्टर को हमेशा रहता है, आपने देखा कि लॉकडाउन, सबको पता था कि लॉकडाउन होना चाहिए, मगर उसको किस चीज़ का फिक्र था? अपनी गरीब आवाम का, बेलो पॉवर्टी लाइन जो लोग रहते हैं उनका, कि कैसे वो गुजारेंगे। आज भी उन्होंने फाइनेंस डिवीज़न को कह रहा था कि जो पेट्रोल आपने बढ़ाया है उसका वजन आप कुछ अपने ऊपर डालें। डॉक्टर साहब, लेकिन उसका खुमियाजा जो भुगतना पड़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, जो कंफ्यूजन थी, आप लॉकडाउन में भी रहे और बगैर लॉकडाउन मुकम्मल तौर पे आप करा भी ना सके, तो उसके बाद जो खुमियाजा भुगतना पड़ा उसका जिम्मेदार कौन है? ये काम लीडरशिप का है, हुकूमत का है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है। बोल्ड एंड ब्लंट लीडरशिप जो है ना, इस वक्त जो मुश्किल फैसले सही टाइम पे जो करती है, जिनको ये कॉन्फिडेंस होता है अपने ईमान के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम इमरान खान है। और जो बोल्ड, और आपको ट्रंप समझ में नहीं आएगा ना, मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा कोई होशियार बंदा नहीं है। आप तो कहोगे वो पता नहीं क्या स्टेटमेंट देता है, और देखना दोबारा इलेक्शन जीत के आएगा। और उसने अमेरिका को चेंज कर दिया है। आप अमेरिका में अपने दोस्तों यारों से आप पूछें कि भाई अमेरिका की पोजीशन क्या है। मैं ताज हैदर साहब से पूछ लेता हूँ, यकीनन इस वक्त जिसमें हुक्मरान नजर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो, वज़ीर आज़म इमरान खान हो, सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, आप उन्हें जो है वो एक अक्लमंद सियासतदान के तौर पे देख रहे हैं। जी ताज हैदर साहब। मैं बड़ी चीज कहूँगा, ये रमेश भाई के हीरो होंगे डोनाल्ड ट्रंप।
मेरे वो नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो कौम को मुत्तहिद करना है। आप कौम को तकसीम करके आप क़यादत नहीं कर सकते, और क़यादत की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं, और इसलिए एक इत्तेफाक राय पैदा करना वो बुनियादी एक, और जब भी आप इत्तेफाक राय पैदा करते हैं तो आप बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। मैं इस सिलसिले में आसिफ जरदारी साहब की मिसाल दूंगा कि मफाहमत की सियासत की वजह से 18वीं तरमीम करनी मुमकिन हुई, जो हमारा NFC था वो करना मुमकिन हुआ, और बहुत सी चीज़ों के अंदर पाकिस्तान आगे बढ़ा इसलिए कि वो तसादुम को बढ़ा नहीं रहे थे। हर चंद के उनके खिलाफ हर चीज़ की जा रही थी, सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन वो बड़े ठंडे दिमाग के साथ सबको मिला के चल रहे थे। साहब, लेकिन वो सिलसिला वही रुक गया। डेवल्यूशन ऑफ पावर, वो जो लोकल गवर्नमेंट तक आनी थी, वो हम देखते हैं उसमें इंतहाई नकाइस आज भी मौजूद हैं। देखिए, वो है और उसका मुझे पता है, और उसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो भी तजावीज़ जो है वो सामने है। और सिर्फ सिंध ऐसा सूबा है जहाँ मुंतखब लोकल गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, बाकी सूबों के अंदर तो मुंतखब लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। मैं जहाँ भी अपनी शॉर्टकमिंग्स है तो मेरी तवज्जो उसमें ये नहीं होती कि जी मैं उसका इल्ज़ाम किसी और को दूँ। मैं ये समझता हूँ कि उसको हमें खुद ठीक करना होता है, और जो खराबी होती है वो अंदर ही होती है। लेकिन बुनियादी तौर पे हुकूमत का फर्ज ये है कि इत्तेफाक राय पैदा करे। जो हुकूमत इत्तेफाक राय पैदा करने के बजाय लोगों को तकसीम कर रही है, मेरे ख्याल से वो कामयाबी के रास्ते पे ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। और आज भी मैं इस हुकूमत को भी कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि लोगों को डिवाइड किया जाए, और पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब से तो मेरा कोई इतना रिश्ता है नहीं, उनको तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी हो गए, डोनाल्ड ट्रंप हो गए, इमरान खान हो गए, इन लोगों ने हमेशा कौम को डिवाइड किया है, और ये कौम को डिवाइड करके आप जो है मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। निसार चीमा साहब, ये इत्तेफाक राय के हवाले से गुफ्तगू जरूर की जाती है, लेकिन हमने नहीं देखा आज तक के ऐवान में 2 साल में गुज़िश्ता किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय हमारे सामने नहीं आया। इसके बगैर क्या मुमकिनात है कि मुल्क को आप आगे लेके जा सकते हैं किसी भी शक्ल में? एक तो मैं बिल्कुल ये बात करता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और ये मोदी और इमरान खान में कई जो है इक़दार मुश्तरक हैं, बिलाशुबा अपनी कौम को उन्होंने डिवाइड ही किया है। देखिए, बात यह कि हमारे सियासी कल्चर में मंसूर साहब बड़ी अच्छी चीज़ें होती थी, वज़ादारी थी, बामी एहतराम होता था, ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा था बिल्कुल, और एक तहजीब और तमीज़ होती थी। देखिए, अंदाज़ा कर ले, मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहूँगा कि नवाब नसरुल्लाह खान को जनरल ज़ियाउल हक ने, जो एक आमुर था, डिक्टेटर था, उन्होंने 5 साल तक नजरबंद रखा, लेकिन नवाब नसरुल्लाह खान ने जब भी नाम लिया उस आमिर डिक्टेटर का जनरल ज़ियाउल हक साहब क्या के मुखातिब किया, अंदाजा करें। आज भी मैं आपको यकीन दिलाऊं, रमेश कुमार साहब मुझसे इत्तेफाक करेंगे, वो साथ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने देखा है। नवाज शरीफ साहब आज भी ऐवान में हों अगर, और उन्हें तकरीर करनी हो, तो वो इमरान खान साहब की सारी हरकतों और सारी इंतकामी रवैयों के बावजूद, उसके ये सारी हरकतों के बावजूद उन्हें मुखातिब करना हो, तो इमरान खान साहब क्या कि मुखातिब करे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब, डॉक्टर रमेश कुमार। लेकिन बुनियादी ज़रूरत यकीनन इसके अलावा नहीं कि रवैयों में बेहतरी लाई जाए। इत्तेफाक राय के बगैर मुल्क को आगे नहीं चलाया जा सकता। जिस चीज़ का निसार चीमा साहब ने जिक्र करा वो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि वक्त के साथ साथ जो है वो हम देख रहे हैं कि वो जो वज़ादारी थी, वो जो सियासी कल्चर था, वो ख़त्म होता जा रहा है, और यकीनन इसके बगैर पाकिस्तान को या पाकिस्तान की सियासत को आके लेके जाना जो है वो एक मुश्किल तरीन अमल होगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।